बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 8 सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले का लास्ट हमारे पास टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमें इससे क्या पता चलता है, क्या मीनिंग है इससे, या हमें क्या बताता है। डैम्प का मतलब होता है कमी करना, किसी चीज़ की शिद्दत को कम कर देना। ठीक है, ऑसिलेशन आपको पता है, वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन के अबाउट। डैम्प कमी कर देना, डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन जो है उनको कम कर देना हमारे पास क्या कहलाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का क्या मतलब होता है, कमी करना या किसी चीज़ की शिद्दत को कम करना। ऑसिलेशंस टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस मतलब ऑसिलेशन जो है उस मोशन को कम कर देना, रोक देना। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि डेफिनेशन इसकी क्या है। द ऑसिलेटरी मोशन of a system in the presence of some resistive force is called damped oscillation। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सिस्टम की ऑसिलेटरी मोशन किसकी प्रेजेंस में, सम रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करे, उसकी मुखालफत करे, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, वो हमारे पास फ्रिक्शन भी हो सकती है दो सरफेस के दरमियान में, ठीक है, या फिर एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है। किसी भी किस्म की रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने आइडियल केस को और रियल केस को डिस्कस करना है। आइडियल केस में हम क्या करते हैं कि जो भी सरफेस जो एक्सपोज करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन लेस होती है, या फिर हम ये कह लें कि इन दी एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स, जब कोई भी रेजिस्टिव फोर्स, चाहे वो फ्रिक्शन है या एयर रेजिस्टेंस है या कोई भी और रेजिस्टिव फोर्स है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होती तो हमारे पास जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट की नहीं रुकती। हमने सिंपल पेंडुलम को लिया था, इसको मूव करवाया, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, तो इसने हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन जो थी वो स्टार्ट कर दी। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम आइडियल केस को डिस्कस करें तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, किसी किस्म की कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि उसकी जितनी एनर्जी होगी वो उसके अंदर स्टोर रहेगी, वो कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस है यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, उसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, तो वो हमेशा मूव करता रहेगा। लेकिन ये सिर्फ किस केस में होता है, आइडियल केस में होता है कि यहाँ पे कोई भी जो रेजिस्टिव फोर्स है वो प्रेजेंट नहीं होती, ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा, उसकी मोशन जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आइडियल केस। इसी तरह बॉल एंड बाउल को भी अगर हम देखें तो उसकी मोशन भी कंटिन्यू रहेगी, आइडियल केस में वो कभी भी नहीं रुकेगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है रियल केस के, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास क्या होता है, या डेली लाइफ में हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी किस्म की रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट ना हो। प्रैक्टिकल रियल केस में हमेशा कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स जो है वो बेटा प्रेजेंट होती है। रेजिस्टिव फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा जो है वो कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स जो है वो वहाँ पे मौजूद रहेगी। अब होता क्या है कि हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स होती है, हमने क्या किया कि मैस स्प्रिंग सिस्टम ही ले ले, हमने यहाँ पे उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस जो थी उस पे रखा हुआ था। ठीक है, मैस जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच था। अब हमने क्या किया कि इसको मूव करवाया, थोड़ी सी यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो वो क्या किया, उसने टू एंड फ्रो मोशन अपनी मीन पोजीशन पे स्टार्ट कर दी। अब इस सरफेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी। अब वो फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगी, वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, हमारे पास पेंडुलम के केस लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मोशन की वजह से, या हमारे पास उसकी जो है ऑब्जेक्ट हमने फोर्स अप्लाई की, उसको डिस्प्लेस करवाया, तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि वो एनर्जी की वो टाइप जो कि कोई भी काम करने से या किसी फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है, वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैकेनिकल एनर्जी है,
जैसे ही ये मूव करना शुरू करेंगे इनकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो रिड्यूस होना, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना बंद कर देगा। ठीक है, वो रिस्टोरिंग फोर्स भी हो सकती है, कोई भी फोर्स मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो था वो मूव कर रहा था। ठीक है, अब हमारे पास क्या था कि वो एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप कर जाएगा। अब एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, किसी और किस्म की एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन एनर्जी ख़त्म नहीं होगी। ये बात आपने याद रखना है कि एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले मैकेनिकल एनर्जी है तो वो इससे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब उसकी एनर्जी जो है किसी और फॉर्म में यूज़ हो जाएगी, उसके पास एनर्जी नहीं होगी मूव करने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब उस चीज़ को हम फिर नाम देंगे कि मोशन जो है उसकी स्टॉप हो गई है, मतलब ऑसिलेशंस रुक गई हैं, उनकी शिद्दत में कमी आ गई है, वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन बन जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पेंडुलम सपोज कर लेते हैं, ये पेंडुलम था, हमने इसको डिस्प्लेस करवाया, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट इतना था, फिर दोबारा से यहाँ आया। हमारे पास आइडियल केस में होगा क्या कि ऑब्जेक्ट जो है वो इससे, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन थी, वो यहाँ तक जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी कुछ एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, जितना यहाँ पे आया था इस पोजीशन पे दूसरी साइड पे वो नहीं आएगा। किस केस में, रियल केस में, लेकिन अगर आइडियल केस ले तो वो दोनों पोजीशन जो हैं वो सेम रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इस एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा सा कम होगा। उसकी वजह क्या है कि रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से उसकी कुछ एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है, रिड्यूस हुई है। इसी तरह से कम होते होते वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे मीन पोजीशन पे आके उसकी मोशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास, यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रा किया है जो कि इसकी मोशन को शो करेगा। यहाँ पे इस पे हमने वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है। अब टाइम यहाँ पे गुजर रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एक्स है, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये सब्जेक्ट की मीन पोजीशन है। अब यहाँ पे ले जाके हमने छोड़ा था, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ के मुकाबले में उसकी मोशन क्या हुई, थोड़ी सी, इतनी जो मोशन है उसकी वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, इतना डिस्प्लेसमेंट उसका कम हो गया। इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, मतलब उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड हमने किसको दिया था, उसका मैक्सिमम मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट करना बंद कर देगा, रुक जाएगा, और उसी को हम नाम देंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये हमारे लिए बेनिफिट है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, या डेली लाइफ में हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस, इसके यूजेस, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इसका यूज़ है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, वो है शॉक एब्जॉर्बर। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हमारे बेड के ऊपर जो फोम पड़े हुए होते हैं उनमें भी होते हैं कि फोन लगे हुए होते हैं स्प्रिंग से, उस पर बैठे तो वो कुछ देर के लिए ऑसिलेट करता है, फिर दोबारा से वो रुक जाता है। ठीक है, अब है हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर। शॉक वर्ड, शौक लगता है, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला होता है तब आपको शौक लगता है, नंबर देख के लगता है। ठीक है, क्लास में बैठे हुए अचानक से टीचर आकर सरप्राइज टेस्ट ले तब जो शौक लगता है, ये वो वाला शौक, झटका। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करना, एब्जॉर्बर मतलब ऐसा, शॉक एब्जॉर्बर ऐसी डिवाइस होगी जो कि झटके जो हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी, उनको जज़ब करेगी। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। ये हमारे पास मोस्टली ये यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, कार्स के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। हमारे पास जो जंप्स आते हैं,
रोड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर जो है रोड पे लगे हुए, आपकी उसकी वजह से हमारे पास जो झटके लगते हैं बैठते हुए कार में या किसी भी चीज़ में, तो हमारे पास उनको डिक्रीज करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है शॉक एब्जॉर्बर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, ये बना हुआ कैसा होता है, इसकी वर्किंग, हमारे पास इसके अंदर एक पिस्टन होता है और एक लिक्विड यूज किया जाता है जो कि ऑयल होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये हमारे पास पिस्टन है, यहाँ पे ये अटैच होता है, अपर पार्ट जो इसका वो कार के फ्रेम के साथ, और जो लोअर है वो अटैच होता है कार एक्सल के साथ, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन है और इसके नीचे हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है। जैसे ही आप किसी हर्डल पे आते हैं, कोई स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी उसके ऊपर आते हैं तो आपको झटका लगता है। जब वो नीचे की तरफ जाता है, जब वो स्प्रिंग जो है, यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, वो क्या होता है, पिस्टन नीचे की तरफ प्रेस होता है तो ऑयल जो है उसके जो शॉक्स हैं, उसके जो झटके हैं, उनको क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा और दोबारा से उस एनर्जी को जो शॉक की सूरत में उसको मिल रही है ऑसिलेशंस की सूरत में, ऑयल जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, दोबारा रिलीज नहीं करेगा। तो हमें क्या हुआ है, कार में बैठे हुए हैं या किसी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपको वो झटका जो है महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो क्या किया है कि इस ऑयल ने जो है उसको एब्सॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि आपको झटकों से बचाने के लिए, शॉक जो है उनसे बचाने के लिए ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये था बेटा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। कल से हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम था वो क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, मतलब दो चीज़ों को हमने डिस्कस करना था, सिंपल हार्मोनिक मोशन और सेकंड पार्ट में वेव्स। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो है वो हम वेव्स को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।